इस वीडियो में जो व्यूज हैं वो हमारे गेस्ट के पर्सनल व्यूज हैं और ये वॉइस ऑफ किन्नौर के व्यूज को रिफ्लेक्ट नहीं करते। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। वॉइस ऑफ किन्नौर सुन रहे हैं आप विपिन को। और आज के शो की बात की जाए तो हर रोज कई सारे खास शख्सियत से आप सभी को हम रूबरू करवाते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही खास शख्सियत है, यानी कि आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं प्रोफेसर हरीश कुमार ठाकुर। सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत करता हूँ आज के हमारे शो में। भारत और तिब्बत के बीच संबंध प्राचीन, गहन और मल्टी डायमेंशनल है, जो साझा सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक और राजनीतिक कारकों से आकार लेते हैं। उच्च हिमालय में बसे हिमाचल प्रदेश के स्पीति और किन्नौर क्षेत्र के इम्पोर्टेंट कॉरिडोर के रूप में कार्य करते हैं, जिनके माध्यम से ये संपर्क ऐतिहासिक रूप से कायम रहे हैं। ये सीमावर्ती जिले केवल पेरिफेरल रीजन्स नहीं हैं, बल्कि ये भारत से तिब्बत तक विचारों, आस्था, व्यापार और कूटनीति के प्रवाह के केंद्र रहे हैं। प्रारंभिक शताब्दी से तिब्बत आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए दक्षिण की ओर देखता रहा है और भारत की समृद्ध दार्शनिक और मठवासी परंपराओं से प्रेरणा लेता रहा है। पद्मासंभव जैसे प्रख्यात भारतीय विद्वानों ने 8वीं शताब्दी में तिब्बत की यात्रा की और तिब्बती बौद्ध धर्म की नींव रखी, जो मूल रूप से पूरी तरह से भारतीय है। संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया, भारतीय मोनास्टिक कोड्स को अपनाया गया और भारतीय मेटाफिजिक्स ने तिब्बती विचारधारा को नया रुख दिया, जिससे एक ऐसा सिविलाइजेशनल बॉन्ड बना जो राजनीति से परे था। स्पीति और किन्नौर क्षेत्र इस भारत तिब्बत आदान प्रदान में आइसोलेटेड स्पेक्टर्स नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदारी थे। हिमालय पर व्यापार और तीर्थ यात्रा मार्गों पर अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण ये स्थान सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों के माध्यम के रूप में कार्य करते थे और भिक्षुओं, व्यापारियों, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और सामग्रियों की आवाजाही को सुगम बनाते थे। इस बॉन्ड के बारे में विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे शो में स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर हरीश कुमार ठाकुर सर मौजूद हैं। प्रोफेसर हरीश ठाकुर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर हैं और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। आपने कई पीएचडी और एमफिल स्कॉलर्स को शोध में मार्गदर्शन दिया है। आपको 30 वर्षों से अधिक का टीचिंग एक्सपीरियंस है और आपने 17 पुस्तकें, 106 से अधिक शोध पत्र, बुक रिव्यूज और क्रिटिकल एसेस प्रकाशित किए हैं। आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जनरल के संपादक भी थे। सबसे पहले सर, आज के शो में आपका मैं स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कृपया हमें प्राचीन भारत तिब्बत संबंधों के बारे में विस्तार से बताएं। वॉइस ऑफ किन्नौर को धन्यवाद मुझे तिब्बत और भारत के संबंधों के बारे में बातचीत करने का अवसर देने के लिए। इतिहास से अगर हम परिप्रेक्ष्य से तिब्बत के बारे में जानना चाहें तो तिब्बत के करीब का जो कश्मीर है, कश्मीर का इतिहास जब हम देखते हैं तो ऋषि काश्यप से उसकी उत्पत्ति जोड़ी जाती है कि किसी वक्त वहाँ बहुत बड़ा एक लेक था जिसको कि ऋषि काश्यप ने खाली करवाया और उसके बाद ये जो कश्मीर वैली है आज का डेवलप हुआ है। तो महाभारत में भी एक ऐसा प्रसंग आता है तिब्बत के बारे में कि तिब्बत को एक तो बॉर्ड करके रेफ़र किया जाता है। बॉर्ड जिसका मतलब है टू एग्जिट और भागना। तो एक त्रिपुति एक नाम के रूपति नाम के एक एंटी पांडव ग्रुप जो था आपके कौरवों से, वो वहाँ से भाग कर के तिब्बत में अपने फॉलोअर्स के साथ सेटल हुए। तो एक विश्वास ये है कि जो तिब्बत का नाम तो बाद में पड़ा है, मंगोल वर्ड तिब्बत से पड़ा इसका नाम, लेकिन उससे पहले इसे बौड या भोट के नाम से जानते थे। और जो महाभारत में प्राचीन ग्रंथों में इसका रेफरेंस आता है वो भोट के नाम से आता है। तो भोट इज़ अ वर्ड दैट रेफर्स टू बोटी पीपल और तिब्बतन्स। और जो टर्म तिब्बत है इट इज़ क्वाइट लेट इन ओरिजिन जब हम इसकी बात करते हैं। तो एक तो रेफरेंस ये है कि तिब्बत का रेफरेंस वहाँ पे भी आता है। और दूसरे, तिब्बत में बुद्धिज़्म पहुँचने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह का वहाँ का इतिहास था। आपने भी सुना होगा कि वहाँ पे एक बॉन्ड रिलीजन नाम से रिलीजन था। बॉन्ड रिलीजन का जो तिब्बत में एक फाउंडर रहे हैं, राइट नाउ आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, वो फाउंडर जो थे वो आज तक भी जो बॉन्ड के कुछ टेम्पल्स हैं, एक हिमाचल में है, एक शायद नॉर्थ ईस्ट में बॉन्ड टेम्पल है जहाँ पे कि उनकी वर्शिप होती है और उनके जो प्रैक्टिसेस हैं
तो जो बॉन रिलीजन है इट इज़ क्वाइट नियर टू पेगनिज्म। पेगनिज्म जो वर्शिप ऑफ नेचर और वर्शिप ऑफ स्पिरिट्स, इस तरीके से ये रिलीजन जो है विश्वास करता है। तो लोग ये भी मानते हैं कि शायद बॉन से बॉड शब्द निकला, जिसको कि हम महाभारत से भी लिंक कर रहे हैं। तो इस तरीके से टर्मिनोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वहाँ पे तिब्बत के बारे में। और ज़्यादा स्पष्ट अगर हम इतिहास देखें तो तिब्बत को हम 4 फेजेस में बड़े सिंपली देख सकते हैं। एक जो सबसे पहला फेज़ है वो यारलुंग अम्पायर है, जो 800 से 700 से 900 के बीच के आसपास का है। दूसरा युआन एम्पायर है, जब तिब्बत फॉल्स इनटू द हैंड्स ऑफ मंगोल्स। ये 13th और 14th सेंचुरी में 1 सेंचुरी का कंट्रोल रहा है मंगोल्स का, और ये वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट आई विल कम ऑन टू दिस पॉइंट लेटर। तीसरा आपका डायनेस्टी रही है जो 1450 से लगभग 1650 के आसपास थी, और उसके बाद क्विंग डायनेस्टी जो 1912 तक रही चाइना की। तो इन 4 फेजेस में तिब्बत पहली बार एक वेसल स्टेट की तरह, वेसल स्टेट इंटरनेशनल लॉ में एक टर्म यूज़ होता है कि जिसकी सोवरेनिटी दूसरी स्टेट के पास है, इंटरनल मैटर्स में वो स्टेट इंडिपेंडेंट है। काफ़ी तक इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे, ऑटोनोमस है, काफ़ी उसके पास स्वायत्तता है। जैसे कि आज भी तिब्बत इस तरह की बात करता है कि चाइना शुड गिव देम मोर ऑटोनॉमी। दलाई लामा जी ने भी ये बात की है। तो ये वेसल स्टेट जो स्टेटस तिब्बत का रहा है, ये क्विंग डायनेस्टी में रहा है 1644-50 से लेके 1912 तक। उससे पहले तिब्बत के इतिहास में जो आपका ये मंगोल, जो आपका इससे पहले की मिंग डायनेस्टी थी, 150-200 साल का राज था, उसमें चाइना हैड नो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर तिब्बत, जस्ट इन्फ्लुएंस था, लेकिन चाइना का कोई ऐसा ऑफिशियल तिब्बत में कंट्रोल करने के लिए नहीं बैठता था। और जो आमदन्स हैं जो कि आपके ये क्विंग डायनेस्टी आपकी बाद में आई, जिसने कि कंट्रोल वेसल स्टेट एस्टेब्लिश किया, उसमें एक टर्म यूज़ होती है आर्मदन या समथिंग, जो कि एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव थे हु यूज टू सिट इन लहासा, और इस तरीके से वो कंट्रोल करते थे। तो इनडायरेक्टली इस क्विंग डायनेस्टी में 200 साल में चाइना का थोड़ा बहुत उसमें नियंत्रण रहा है। सुजरेनिटी थी, सोवरेनिटी नहीं थी। इंटरनली तिब्बत वाज ऑटोनोमस। और 1912 में तो आपको पता ही है, जब ये क्विंग डायनेस्टी ख़त्म हुई तो दलाई लामा डिक्लेयर्ड तिब्बत ओपन इंडिपेंडेंट एंड सोवरीन। तो 1950 तक तिब्बत वाज ए सोवरीन स्टेट। पहले भी सोवरीन था। जो आपका मैंने मंगोल वाली बात की युआन डायनेस्टी में, उसमें एक वर्ड यूज़ होता है, पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप था। पैट्रन क्लाइंट मीन्स कि मंगोलियंस वर रूलर्स, वो इनको टेरिटोरियल हर तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, एंड दे यूज टू टेक स्पिरिचुअल गाइडेंस फ्रॉम तिब्बत। तो जो तिब्बत के गुरु थे, जितने भी बुद्धिस्ट रिनपोचेज या बड़े गुरु थे, वो मंगोल्स को स्पिरिचुअल एजुकेशन देते थे। बुद्धिज़्म का जो ज्ञान था उसका प्रसार उस कम्युनिटी में करते थे। तो ये एक गिव एंड टेक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप था। इसमें कोई डोमिनेंस या कंट्रोल की बात नहीं थी। तो वी कांट से कि मंगोल्स कंट्रोल्ड तिब्बत। तिब्बत वाज ऑटोनोमस and sovereign at that time also. They were in a kind of understanding with the Mongols के भी आप हमें प्रोटेक्शन दो, फोर्सेस के थ्रू हम आपको नॉलेज सिस्टम देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट तिब्बत के इतिहास में एक ट्रीटी हुई है 821 में, जो अब उनका पहला यरलुंग डायनेस्टी थी। उनके जो मुझे राजा का नाम याद नहीं आ रहा है, थेम्सन या गोम्पा समथिंग था। उनके 2 वाइफ्स, उनके बेटे की 2 वाइफ्स थी। एक चाइना से थी वेनचेंग, एक इंडिया से थी, नेपाल से। नेपाल वाज पार्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो वो नेपाल से थी जो लड़की, उसका नाम ब्रिकुटी। तो ही वॉज हैविंग, एंड ब्रिकुटी प्लेड ए रोल इन कन्वर्टिंग दैट किंग एंड अडॉप्टिंग बुद्धिज़्म। और उसके बाद कुछ एक डेवलपमेंट ऐसी हुई कि ऐसा आपको स्टोरीज में आता है तिब्बत की, और डॉक्यूमेंट्री उसमें रिकॉर्ड्स में भी आता है। आई वोंट से कि फेक नैरेटिव्स हैं, और वो उन रिकॉर्ड्स में भी ये बात होती है कि तिब्बत में जब मंदिर बन रहे थे और बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बन रही थी, टेम्पल बनता था, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बुद्धिज़्म से पहले बॉन्ड ट्रेडिशन था, तो पीपल हैड फेथ इन local practices, local spiritual
डाइटीज ऑल्सो, तो उनमें भी विश्वास था। तो ये माना गया कि अभी ये जो लोकल बॉर्न डाइटीज हैं वो शायद बुद्धिज्म को एस्टेब्लिश करने में दिक्कत कर रहे हैं। तो पदम संभव जी को बुलाया गया, जो रिनपोचे, द फर्स्ट ग्रेट रिनपोचे हु इज कॉल्ड वज्रयान के फाउंडर भी माना जाता है उनको। तो पदम संभव जी जब वहाँ पे गए तो उन्होंने उस मोनास्ट्री को, उन स्पिरिट्स को सबड्यू किया और उस मोनास्ट्री को बनने में हेल्प किया। तो पदम संभव और उसके बाद आपके एक शाक्य पंडित हुए, वो नालंदा से बुलाए गए, बड़े फेमस इसके बुद्धिज़्म के स्कॉलर थे। उन्होंने तिब्बतन जो आपकी ये यारलुंग डायनेस्टी है और उसके बाद मंगोल्स के टाइम में भी ये बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में और लोगों को एनलाइटन करने में काफ़ी वो की रोल प्ले किया। अब मैं आपके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आ रहा हूँ। दिस वाज द ब्रॉडर फेजियल रेफरेंस ऑफ इंडो तिब्बतन हिस्ट्री। अभी मैं आ रहा हूँ, आपने कहा कि अभी भारत का तिब्बत के साथ इंटरेक्शन पॉलिटिकल हो या किंगशिप हो, मुझे लग रहा है कि सारा इतिहास अपने आप में, जो ये जो पहला क्वेश्चन है, इट विल कवर मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। इंडिया का पदम संभव जो एक गए 8th या 9th सेंचुरी में गए, तो उसके बाद ये तो स्पिरिचुअल इंटरेक्शन था। शाक्य पंडित गए और बहुत से बुद्धिस्ट स्कॉलर गए। नालंदा आपको पता है ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, सेंटर था नॉलेज का। तो चाइनीज स्टूडेंट्स नालंदा में पढ़ने आते थे। तो इंडिया वाज द सोर्स ऑफ ह्यूज नॉलेज। नालंदा, तक्षशिला, ये जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की मानी जाती हैं। तो ये एक भारत के बड़े सम्मान की बात है कि अभी भारत एक सोर्स ऑफ नॉलेज रहा है इतिहास में। जो पॉलिटिकल इनकर्जन्स हैं या टेरिटोरियल इनकर्जन्स हैं इनटू तिब्बत, हमारे पास उसमें तीन रेफरेंसेस मैं आपको दूंगा। 2 रेफरेंसेस प्राइमरीली। एक तो सिख लद्दाख वॉर जिसको बोलते हैं, तो लद्दाख और सिख तिब्बतन वॉर, तिब्बत वाज रिप्रेजेंटेड बाय साइनो, क्योंकि किंग डायनेस्टी के अंडर उस वक्त चला गया था, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठता था। तो सिखों और उसके बीच में वॉर हुआ है। और एक वॉर आपका ये 1841 में हुआ है जो सिखों वाला है। उससे पहले एक वॉर आपका 1679 में हुआ है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वॉर है। इसमें आपका मिंसार, जिसको कि मैं मानसर बोलता हूँ, अलग अलग नामों से मिंसार या मिंसर या मानसर भी बोलते हैं, क्योंकि मानसरोवर लेक के नज़दीक है तो उसको मोस्टली लोग मानसर बोलते हैं कि मानसरोवर लेक से पहले का जो एक आपका जैसे तीर्थ यात्रा पे लोग मानसरोवर के लिए या कैलाश के लिए जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा स्टेशन है जहाँ पे कि टूरिस्ट हॉल्ट करते हैं। तो मिंसार पे या मानसर पे हम बाद में आएंगे। ये जो 1679 का वॉर हुआ है, इसमें देयर वर 3 पार्टीज। मुगल्स थे, लद्दाख था और तिब्बतन्स थे। तो लद्दाख वाज रिप्रेजेंटेड बाय द लायन किंग ऑफ लद्दाख, नेम्गे सामग्याल, आपने सुना होगा। तो नेम्गे सामग्याल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने लद्दाख के एम्पायर को बहुत स्प्रेड किया। और जो आपका ये तिब्बत का एरिया है, जो कि लार्जली इसको गरी कुछ शब्द यूज होता है, जैसे कि किताबों में तो NJGARI नगारी लिखते हैं, लेकिन इसको अंगरी कुछ बोलते हैं, गरी कुछ बोलते हैं इसको। और इसकी 3 यूनिट्स हैं सब डिवीज़न से। एक लद्दाख थी, एक दूसरे गुगे और तीसरी पारुंग जो आपकी उत्तराखंड से नॉर्थ में है। तो ये इन 3 सब डिवीजन्स में जो गुगे, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर सिटिंग हियर इन किन्नौर, ये जो आपका पू है, तो पू से जो एडजेसेंट एरिया दैट इज़ द गुगे एरिया, जहाँ से कि आपका चाइना से ट्रेड भी चलता था। ट्रेड पे आएंगे तो इस पर बात बाद में करेंगे। ये जो 1679 का वॉर हुआ है, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि चाइना का रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि तिब्बत में था, तो उनका अग्रीमेंट था, तो उनकी हेल्प से तिब्बतन्स डिफीटेड नामग्याल। और उसमें जो आपके मुगल्स थे, अब इसमें बड़े ऐतिहासिक संदर्भ आते हैं कि यूं भी कहते हैं कि कुल्लू के राजा बिधि सिंह होते थे उस वक्त, उन्होंने मुगलों की हेल्प की और उन्होंने मुगलों को शायद ब्राइबरी की
कि वो तिब्बतन्स के अगेंस्ट ना जाएं, या आपके बुशहर किंगडम के केहर सिंह थे, केहर सिंह राजा, उन्होंने तिब्बतन्स की हेल्प की अगेंस्ट द नामग्याल। तो ये जो वॉर थी, इसके बाद एक ट्रीटी होती है, तिंगमोसांग संधि बोलते हैं, तिंगमोसांग संधि, ये 1682 में होती है। लद्दाख वॉज गिवन द सोल कंट्रोल ओवर मानसर, और मानसर एंड ये जो आपका मानसरोवर और कैलाश है, क्योंकि ये रिलीजन और भारतीय संस्कृति से, धर्म से जुड़ा था, तो ये लद्दाख का कंट्रोल उसके बाद भी रहा इस संधि के तहत। और ये माना जाता है कि भाई अब मानसर, आपका जो प्रश्न बाद में शायद होगा, तो 1950 तक मानसर वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ लद्दाख, तो वो चीन का कभी हिस्सा नहीं रहा है। उसके बाद क्या हुआ उस पर हम बाद में बात करते हैं। तो एक ये वॉर रहा है जिसमें कि केहर सिंह ऑफ बुशहर ही हेल्प्ड तिब्बत, और ये हमारा जो इंटरेक्शन रहा है कि बुशहर का भी तिब्बत के साथ रोल रहा है लद्दाखियों के साथ लड़ने में, या तिब्बत के साथ एक सांस्कृतिक और ट्रेड रूट भी रहा है बहुत बुशहर का। और जो दूसरा रेफरेंस है वो 1841 का, जनरल जोरावर सिंह, ही वॉज कमांडर ऑफ राजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू। तो लेकिन ये आपकी जो ये स्टेट थी, जम्मू की स्टेट जो थी, ये सिखों के किंगडम के साथ इनका सबऑर्डिनेशन था। तो इसको लोग सिख और तिब्बतन वॉर भी बोलते हैं। हालांकि ये जोरावर सिंह के एडवेंचर्स थे, लेह और आगे जो स्कार्दू है, गिलगिट वाला एरिया भी इन्वेड किया। और हैरानी की बात यह कि भाई ही वॉज 1841 में उन्होंने आपका ये पारुंग तक, ताल कोटल कुछ ऐसे नाम है वहाँ का, वहाँ तक उन्होंने जो है ये मानसर तक जो है उन्होंने नियंत्रण कर लिया था। लेकिन वो 1841 में वहाँ पहुँचे, और वहाँ वेदर सिस्टम के साथ, क्योंकि वो लोग एक्लेमेटाइज नहीं थे, तो हिज फोर्सेस पेरिश्ड देयर, एंड शायद काउंटर अटैक भी तिब्बतन्स का हुआ। उसमें जोरावर सिंह डाइड इन 1842। तो एक साल तक उनका कंट्रोल यहाँ रहा, लेकिन उसी कंट्रोल क्या बोले, उसी मिशन में, मिशन मानसरोवर में ही डाइड। तो उसके बाद 1842 में एक छुशुल की ट्रीटी होती है। छुशुल की ट्रीटी में पुराना, उससे पहले की जो व्यवस्था थी, जोरावर सिंह से पहले जो लद्दाख और तिब्बत के संबंध थे वो पुनर्स्थापित हो जाते हैं। तो ये दो जो बड़े रेफरेंसेस हैं। तीसरा रेफरेंस नेपाल के बारे में भी है कि उन्होंने 1888 से 1890 तक 2 साल तक दे हैव कंट्रोल्ड लासा। वहाँ थोड़े दिन उन्होंने अटैक किया था, लेकिन 1891 में वो हार गए थे। तो वो दैट इज़ नेग्लिजिबल, जस्ट लाइक जोरावर सिंह हिज फोर्सेस पेरिश, तो इतना उनका कंट्रोल नहीं रहा। तो ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जो मिलिट्री फोरेज इनटू द टेरिटरी ऑफ तिब्बत रहे हैं, ये आपका ब्रीफ सा रेफरेंस है उस एंगल से। बिल्कुल, थैंक यू सर, आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, कई सारी चीज़ें मुझे भी आज ही पता चली है ऐसे आपके थ्रू। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए तिब्बती सीमांत क्षेत्र की जटिलताएं, यानी कि म्यूचुअल एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन प्राप्त करने में किस प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत करती है? जी, ये बहुत आपका बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा कि भारत और चीन एक्चुअल में तिब्बत, अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, तो दो बड़ी सभ्यताएं हैं, दो बड़ी भारत और चीन दो बड़ी ऐतिहासिक सभ्यताएं हैं। उनके बीच में तिब्बत ने बफर का काम किया है। बफर मीन्स एक दो बड़े स्टेट्स के बीच में एक ऐसा स्टेट जो उनको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से रोकता है। तो ये जो तिब्बत का एक बफर का रोल था 1950 तक काफ़ी सक्सेसफुली चला है, जब तक कि 1950 में तिब्बत को फोर्सिबली चीन ने ऑक्यूपाई नहीं किया। उससे पहले के रिलेशंस कभी फुल सोवरेनिटी के चाइना के वहाँ पे थे ही नहीं। जो एक वेसल स्टेट का क्विंग डायनेस्टी का 1912 तक था, वो भी वेसल स्टेट के लिमिटेड उनका कंट्रोल था, और वो फोर्स्ड कंट्रोल था, वो कोई विशेष के अगेंस्ट नहीं था। दलाई लामा उससे अप्रूव भी नहीं करते थे। तो 1912 में तो उन्होंने खैर पूरी स्वतंत्रता ही डिक्लेयर कर दी थी चाइना से। ये जो अब ब्रिटिश पीरियड रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में,
इसमें कुछ एक बड़े ड्रास्टिक और कंसर्निंग लेगसीज हैं, जिसमें एक लेगसी जो है, कम्प्लेक्स लेगसी जो है इंडिया चाइना बॉर्डर की है। अब ये इसको हम बॉर्डर नहीं बोल सकते, बॉर्डर एंड फ्रंटियर आर टू वर्ड्स विच आर यूज्ड। बॉर्डर्स आर, जैसे आप मैप पे बैठे हैं, फिक्स्ड लाइंस हैं, एरियाज क्लियर हैं, तो आप मैपिंग कर सकते हैं, तो दैट इज लीगली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टेरिटरीज, तो वो आपका फिक्स्ड बॉर्डर। लेकिन फ्रंटियर्स आर फ्लूइड, उसमें कोई फिक्स नहीं है, ओवरलैपिंग क्लेम्स हैं, तो तिब्बत हमेशा फ्रंटियर के रूप में रहा है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जो फ्रंटियर्स हैं दे आर फ्लूइड इन नेचर और फिक्स नहीं है, और इंडिया और चाइना के बीच में जो तिब्बत का एक डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, तो कई बार लोग मैकमोहन लाइन से भी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैकमोहन लाइन वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि मैकमोहन लाइन जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाला जो बॉर्डर ड्रॉ हुआ है उसके बारे में है। यहाँ लद्दाख में मैकमोहन लाइन नहीं है। यहाँ की हिस्ट्री बड़ी कम्प्लेक्स है। आपने सुना होगा कि 1814 के आसपास रशिया ने एक इन्वेजन किया था। उसके बाद ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश एम्पायर, देवर having a confrontation or a kind of diplomatic competition with Russia। तो एक ग्रेट गेम शब्द यूज हुआ, जिसको कि बाद में रुडयार्ड किपलिंग ने भी अपने एक नावल में फेमस किया ग्रेट गेम शब्द से। तो ये जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर का इतिहास है, ये इस ग्रेट गेम से प्रभावित रहा है। ब्रिटिशर्स वर स्केर्ड कि भाई नॉर्थ से जो चाइना, ये रशियन एम्पायर है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक इसका आउटरीच ना बढ़े। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्योंकि ब्रिटिश के कंट्रोल में था, तो इसलिए उन्होंने चाइना और रशिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक तिब्बत का पॉलिसी बनाया। और इस पॉलिसी में बड़ी दो इंटरेस्टिंग प्रपोजल्स हैं, जो कि ये जो फ्रंटियर का इशू है, ये बॉर्डर का इशू है, आज की डेट में एलएसी हम बोलते हैं, तो वो फोर्स्ड है। चौवन लाइन ने 1959 में फोर्स किया था कि अभी हम इस बॉर्डर को मानते हैं, तो जहाँ पे हैं वो वहीं रुके हैं। अब 1947 में भारत आज़ाद होता है। उससे पहले की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो डीड्स हैं, तो वी रिसीव्ड, ये जो सारा बाउंड्री का झगड़ा है एक लेगसी की तरह भारत के पास आया है। तो उसको सॉल्व करने के लिए जो पंचशील हुआ, पीसफुली सेटल करेंगे। इसके बाद आपके जो ये सारी एपिसोड्स हुई हैं, 1993 में एक एग्रीमेंट हुआ है, ट्रंक्विलिटी। ये जो बॉर्डर्स की मैं बातें कर रहा हूँ, जो चाइना 1962 के बाद, तो आपको पता है बिल्कुल कोल्ड उसमें रिलेशंस रहे हैं। 1978 में वाजपेयी जी गए एज ए फॉरेन मिनिस्टर, ही ब्रोक द आइस। 1989 में राजीव गांधी गए, तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए। 1993 में 93 में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एक अग्रीमेंट चाइना के साथ होता है कि वी विल मेंटेन। ये जो एलएसी है 1962 के बाद की लाइन जो है, ये चावनलाय द्वारा प्रपोज्ड लाइन है, उस पर हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, और जैसा स्टेटस को है वैसा ही मेंटेन करेंगे। लेकिन हम सुनते हैं कि उसके बाद भी चाइना कीप्स ऑन इंट्रूडिंग, जो सेलेमी स्लाइसिंग उनकी एक टेक्निक है, वो छेड़ते रहते हैं बॉर्डर्स पे, और आस्ते आस्ते इंच इंच जो वो इंच बाई इंच दे कीप ऑन कैप्चरिंग द टेरिटरी। फिर पीछे निकलेंगे 2 इंच फॉरवर्ड 1 इंच बैकवर्ड। तो वो आपको पता ही है कि एक इंच तो मीन्स के किलोमीटर्स में आप इसको लेंगे, तो दे कीप ऑन ऑक्यूपाइंग द टेरिटरीज। दिस इज देयर वॉर स्ट्रेटजी। उसके बाद 2005 में एक एग्रीमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट। 1997 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी वाला भी हुआ, और 2005 में बहुत इंपॉर्टेंट था कि डेवलपमेंट ऑफ पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कि बॉर्डर को सॉल्व कैसे किया जाए। तो उसके साधन हम सॉल्व करने के डेवलप करेंगे। उसके लिए दोनों तरफ से ग्रुप्स मीट करते रहे, चाहे सेक्रेटरी लेवल पे या फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे बात हुई। लेकिन चाइना ने, आपको पता ही, उसके बाद बॉर्डर जो है प्रिकिंग्स चलती रही हैं। और अभी 2013 में शायद चुमूर लद्दाख में हुआ, 2016 में 17 में आपका भूटान वाला हुआ, क्या डोकलाम, और 2020 में गलवान हुआ। तो दे हैव नॉट केप्ट द स्पिरिट ऑफ एनी ऑफ द एग्रीमेंट। तो ये बड़े दिक्कत की बात है। फ्रंटियर्स हैं, फ्लूइड है, हमारा ओपिनियन डिफरेंट है, चाइना का ओपिनियन डिफरेंट है, तो दोनों स्टेट्स को विल पावर तो चाहिए। और यहाँ जो टेरिटोरियल, अगर आप पब्लिक का ओपिनियन देखें
तो वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक पीपल आर मोस्टली विद इंडिया, एंड तिब्बतन्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन इंडिया, क्योंकि सारा रिलीजियस सोर्स, कल्चरल सोर्स, तिब्बत का सोर्स चीन में तो कुछ भी नहीं है। दे हैव एलिमिनेटेड बुद्धिज्म देयर, बुद्धिज्म कहाँ रहा है वहाँ पे। इवन तिब्बत में उन्होंने जो वहाँ हान पॉपुलेशन, दे हैव ट्राई टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ तिब्बत। तो तिब्बत का फुल एक जो एक स्पोर्ट है या एक्सपेक्टेशन है वो भारत से ही है। दलाई लामा भारत से गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रहे हैं, और तिब्बत चाइना जो है एवरी टाइम इट प्रोटेस्ट व्हेन सम एक्टिविटी रिगार्डिंग दलाई लामा और दिस गवर्नमेंट टेक्स प्लेस इन इंडिया। जी जी, क्या आप हमें तिब्बत की एक छोटी सी रियासत मिंसर के बारे में कुछ बता सकते हैं, जो कभी लद्दाख के प्रशासनिक नियंत्रण में थी? इसकी मान्यता का इस क्षेत्र में भारत की संस्कृति, कानूनी और ऐतिहासिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? विपिन जी, मानसर, मिंसर, मंसर या मानसर, इसको अलग अलग नामों से बोलते हैं। जो आपका कैलाश पर्वत है, हमारे लिए वो भगवान शिव का निवास स्थान है। लेकिन ये बुद्धिज़्म में, जैन धर्म में और बॉन्स जो बुद्धिज़्म से पहले थे, वो लोग इसे शंग्रीला बोलते हैं, और इस तरीके से अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मानसर जो है, ये मानसरोवर साथ में है टू द वेस्ट ऑफ कैलाश। तो जो हमारे यात्री जाते हैं यात्रा के लिए या विजिट के लिए कैलाश मानसरोवर, तो वो मानसर में रुकते हैं। मानसर एक उससे पहले का स्टेशन है, जहाँ पे कि एक लोकेलिटी है वहाँ पे। जो सेनगे नामग्याल थे, जो पहले मैंने आपसे बात की, 1650 से 1680-90 के आसपास के बीच का, जो उनका ही इज कॉल्ड लायन ऑफ लद्दाख, उन्होंने भी वहाँ मोनास्ट्री बनाई थी। लेकिन क्योंकि कल्चरली और रिलीजियसली मानसर एंड कैलाश पर्वत वर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, और लद्दाख के लिए भी, बुद्धिस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट था, तो ये एक एनक्लेव उन्होंने लद्दाख के लिए छोड़ दी। इसका कंट्रोल लद्दाख के पास ही रहना था इस ट्रीटी के तहत। लेकिन हैरानी की बात ये है कि 1950 तक ये लद्दाख के कंट्रोल में रही है। लेकिन जब 1950 के बाद चीन ने इसको ऑक्यूपाई किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से, जो लद्दाख के बिहाफ से क्लेम जाना चाहिए था कि ये हमारा एनक्लेव है, वो एक क्लेम जाता नहीं है। वी रिमेन्ड ईदर साइलेंट। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक मिस्टेक रहा फॉरेन पॉलिसी ग्राउंड पे, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेवर रिप्रेजेंटेड इट्स केस। के भी मानसर पुरानी उस तिंगमोसांग जो ट्रीटी है 1682 की, उसके अनुसार इट इज़ पार्ट ऑफ लद्दाख, एंड सिंस लद्दाख इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, मानसर एंड मानसरोवर एंड कैलाश जो माउंटेन है, दे आर इंडियन टेरिटरीज। लेकिन हम वहाँ पे फेल हुए हैं। जी, सर, अगर बात की जाए तिब्बत सीमा की, तो तिब्बत सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति और डेवलपमेंट पहुंच को और ज्यादा सशक्त बनाने हेतु भारत द्वारा कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय हितों की रक्षा और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके? जी, ये बहुत ही काफ़ी संजीदा प्रश्न है, जी। क्योंकि इसमें हम, भारत अपनी तरफ से अगर प्रयत्न करेगा, तो ये आवश्यक नहीं है कि आपका काउंटर पार्ट चाइना विल हेल्प यू इन डेवलपमेंट ऑफ दो स्कोप्स। फॉर एग्जांपल, मैं किन्नौर में मैंने सर्विस की है 2005 से 2007 तक। मैं किन्नौर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था इस पॉलिटिकल साइंस का। तो उस ड्यूरेशन में यहाँ पे हम मेले देखते थे, जो आपके किन्नौर की लवी बोलते हैं उसको, या क्या मेला बोलते हैं यहाँ? समर। हाँ, समर, ये दिवाली के आसपास होता है कुछ बीच में। तो उस मेले में चाइना की मार्केट लगती थी। तो यहाँ जो चाइनीज जो माल आता था मोस्टली, वो या तो लेदर मटेरियल था, शूज़ थे इस टाइप से, या वो रॉ मीट आता था, याक वगैरह का, इस टाइप से चीज़ें आती थी। लेकिन जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है कि वेरी रिसेंटली चाइना ने ये जो मूवमेंट ऑफ थिंग्स है, जो बार्टर सिस्टम था, बेसिकली बार्टर मीन्स गुड्स विल बी ट्रेडेड अगेंस्ट गुड्स, लेकिन वो बार्टर सिस्टम जो है ये, और अगर
मॉनेटरी वे में भी अगर हो रहा था, तो वो बाद में मुझे लग रहा है कि चीन ने इसको बंद कर दिया। तो हाउ टू दिस इज अप टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देखना पड़ेगा। और ये वो सॉफ्ट मेजर्स हैं, चाहे ट्रेड है, चाहे कल्चरल इनिशिएटिव्स हैं, कि ये सॉफ्ट पॉलिसीज़ हैं जो कि दोनों देशों के बीच में रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करते हैं, और इंडिया और तिब्बत के जो ओल्ड रिलेशंस हैं उनको ज़िंदा रखने में और उनको रिवाइव करने में हेल्प करेंगे। मुझे तो ये याद है भी, उस वक्त 2005 के आसपास देयर वर सेवरल पीपल हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम चाइना टू किन्नौर, और वो अभी तो मैं बात कर रहा था कुछ दिन पहले, तो वो जो चाइनीज़ फैमिली वापस आई थी, दे नेवर वेंट बैक टू चाइना बिकॉज ऑफ लेस डेवलपमेंट, और वो दे नॉट हैप्पी देयर। तो यहाँ पे अभी तो उनमें बहुत से लोग नहीं भी रहे हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग थे वो मूवमेंट कम हुआ है। अब उस मूवमेंट को कैसे किया जाए? अब चीन का जो पॉलिसी है वो अपना पंचेन लामा बना देते हैं। चीन का जो पॉलिसी है वो वहाँ पे नया बुद्धिस्ट फिलोसफी और नया एजुकेशन सिस्टम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चाइनीज़ प्रोविंसेस हैं, जो तिब्बत में भी ये हो रहा है, लासा और अगल बगल में जितने भी एजुकेशन सिस्टम है, कभी अगर आप उसको बारीकी से देखेंगे तो दे आर इम्पोजिंग द चाइनीज़ वैल्यू सिस्टम, और जिसमें कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस को और बुद्धिस्ट कल्चर को सबड्यू करने का प्रयत्न है। तो उसको रिवाइव करने के लिए हमारे गवर्नमेंट इन एक्साइल है, हमारे यहाँ पे बहुत से बुद्धिस्ट सेंटर्स हैं, स्टडी सेंटर्स हैं। नालंदा हमारे यहाँ पे है, और नालंदा मैं आपको बताऊं कि 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नालंदा विश्वविद्यालय आरंभ किया है। ये बिहार में राजगीर डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन ये यूनिवर्सिटीज ओपनिंग अप ऑफ देम, and universities are the centers of spread of knowledge and further research and further enlightenment of the communities। तो वो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय की लाइन पे और भी है, लद्दाख बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट और जो सेंट्रल बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, ले में है, आपके बिहार में भी है, इस टाइप से कई हैं सेंटर्स। तो उनका नंबर बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि बुद्धिज्म इज ए रिलीजन, इज ए फिलोसफी, इज ए वे ऑफ लाइफ दैट हैज ओरिजिन इन इंडिया। ये कोई बाहर की फिलोसफी नहीं है, ये ब्रॉडर हमारे सनातन ट्रेडिशन का ही एक स्कूल है। चाहे वो बौद्ध धर्म है, चाहे वो जैन धर्म है, या सिखिज्म है, ये दीज आर द ऑफशूट्स ऑफ सनातन ट्रेडिशन। तो हमें ये चीज़ें समझनी होंगी, और ये जो एक तरीके से आपने कहा कि अभी हाउ टू प्रमोट दीज कल्चरल एलिमेंट्स, तो ये एजुकेशनल लेवल पे, और जो बाहर डायस्पोरा है डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड है, कनाडा में है, यूएस में है, दे कीप ऑन फाइनेंसिंग ये जो आपके तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, इनके एजिटेशंस होते हैं, ग्लोबल लेवल पे भी एजिटेशंस होते हैं। तो उसके साथ भी, और जब ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं चाइना में, आपने देखा कि युगर मुस्लिम्स के साथ सिंकियांग में क्या हुआ, वहाँ पे अब वो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेट्स के ऐसे हो गए कि पीपल डोंट स्पीक। पाकिस्तान नेवर क्रिटिसाइजेस द होलसेल मैसेकर ऑफ युगर्स, लेकिन जो तिब्बतन के साथ हो रहा है, बुद्धिस्ट के साथ हो रहा है, दे आर फोर्सिबली बीइंग सबड्यूड इन तिब्बत, तो उसके अगेंस्ट मानवाधिकार की बात भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो एक बनेगा, माहौल बनेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये अमेरिकन डिप्लोमेट, मुझे नाम नहीं आता, नैन्सी समथिंग, वो शी विजिटेड ताइवान अगेंस्ट द विशेस ऑफ चाइना। शी मेट दलाई लामा अगेंस्ट द विशेस ऑफ चाइना। वो तो चाहते नहीं कि दलाई लामा को पॉपुलैरिटी मिले या ताइवान को मिले, तो वो गए हैं। और जो भारत की नई सरकार है वो भी इस तरफ काफ़ी सक्रिय है। 2014 में जिस वक्त सरकार बनी थी, तो जो आपकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो धर्मशाला से चलती है, उसके प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो कॉल्ड ओथ टेकिंग सेरेमनी में। मोदी गवर्नमेंट ने बुलाया था, जो सार्क स्टेट्स सारे बुलाए थे, उनके हेड्स भी बुलाए थे, उनको भी बुलाया था। उसके बाद नहीं बुलाया, लेकिन जब चाइना ने फिर वो एटीट्यूड नहीं बदला है, उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। और 2020 में गलवान हुआ है, तो 2021 के बाद दलाई लामा इज़ अगेन बीइंग रेसिप्रोकेटेड और अगेन बीइंग
ग्रीटेड ऑन हिज बर्थडे, जिसको कि चाइना ने प्रोटेस्ट भेजा है। हम्म, अभी जो पीछे दलाई लामा जी के बर्थ पे प्रधानमंत्री साहब ने उनको मुबारकबाद दी बर्थडे की, तो उस पर भी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री से नोट आया है कि वी प्रोटेस्ट के भी यू शुडंट वो। और वो ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है कि चाइनीज़ ऑब्जेक्शंस हैं दे हावर अराउंड द प्रेजेंस ऑफ दलाई लामा इन इंडिया। लेकिन हम अपनी मॉरल कमिटमेंट्स, हम अपनी हिस्टोरिकल कमिटमेंट्स एंड द वे चाइना हैज़ बिहेव्ड इन द लास्ट 6-7 डेकेड्स, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे वी कांट विड्रॉ। वी हैव टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्पोर्ट एंड वी हैव टू फॉलो सॉफ्ट डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी में कल्चरल डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें फॉलो करके वी हैव टू स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ बुद्धिज्म, द स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ तिब्बतन्स। जी बिल्कुल। इसी के साथ मैं अपना आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर। सीमा से जुड़ी संवेदनशीलताओं को कम करने तथा विश्वास निर्माण और सस्टेन डायलॉग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी पहले अथवा नीतिगत ढांचे अपनाए जा सकते हैं? और इसी के साथ एक मैसेज आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिर किस तरीके से इंडिया तिब्बत के रिश्ते और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं? इंडिया तिब्बत के रिश्तों में तो दिक्कत है ही नहीं। तिब्बतन पीपल आर थैंकफुल टू इंडिया। वो तो उनकी सरकार भी एग्जाइल में चली है। उस गुड रिलेशनशिप की वजह से चीन को तकलीफ़ है। और तिब्बत के साथ तो जैसे मैंने आपको कहा कि एजुकेशन, कल्चर लेवल पे और डेवलपमेंटल लेवल पे अब तिब्बत इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय चाइना। तो बॉर्डर पे अब मैंने जैसे आपसे कहा कि भाई किन्नौर में भी ट्रेड बंद है, या सिक्किम से नाथुला से ट्रेड होता है, वो बीच में खुला था। आज की डेट में उसका स्टेटस क्या है गलवान के बाद, आई थिंक दैट इज़ डाउटफुल कि भी वो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो भी रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये पॉइंट्स जो हैं इनको एक्टिव करने के लिए तो एक माहौल तो बनाना पड़ेगा गुडविल का। तो अभी बहुत सी चीज़ें हैं चीन में जो शी जिनपिंग की सरकार है, वो अपनी तकलीफ़ में है। दे हैव इंटरनल प्रॉब्लम्स, दे हैव प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो वो अभी देखना है कि अभी नया लीडरशिप जो है चाइना में किस तरह का इमर्ज होता है। इज़ इट सेंसिटिव टुवर्ड्स इंडिया, इज़ इट सेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल ऑफ तिब्बत? और अगर वो वही पुराने लीक पे चलेंगे तो हमें तो अपना रास्ता नहीं छोड़ना, हमें तो उसी हिसाब से strongly we have to stand with the human rights of Tibetans, with the values of India that we have nourished for centuries, और एक अच्छा neighborhood, एक अच्छा support system we have to keep with Tibet. थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया और हमारे साथ इतनी ज़रूरी बातें शेयर की। और आशा करता हूँ कि जितने भी लोग इस समय पर हमें सुन या फिर देख रहे होंगे, कई सारी ज़रूरी बातें और कई सारी हिस्ट्री की बात की जाए, खासकर भारत तिब्बत की या फिर भारत और चाइना की बात की जाए, तो कई सारी ज़रूरी बातें आज के शो में हमने की। और अब आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ। अगली बार जल्दी ही मुलाकात होगी एक खास स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और आज थे हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर हरीश कुमार ठाकुर सर। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार जी।